Okay, so very good morning to all. Today we start our next chapter of heat treatment, unit number 3, which included the topics dimensional analysis and heat transfer through the free convection. Heat transfer through the free convection. Okay. So as we all know that the convection are of two type. First one is forced convection and free convection. Forced convection we study in the unit number 2, and in unit number 3 we study about the dimensional analysis and about the free convection, that how the heat is transferred through the free convection. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम सब बेसिकली जानते हैं कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस और क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस. कि आपको कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज की सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनकी डायमेंशंस को नॉन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस जो है आपका एक मैथमेटिकल टेक्निक है, ठीक है, विच मेक यूज ऑफ द स्टडी ऑफ डायमेंशन फॉर सॉल्विंग सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो बेसिकली क्या है डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग डायमेंशंस फ्लूइड के लिए यूज कर रहे हैं या हीट ट्रांसफर के लिए यूज ले रहे हैं, जो भी टर्म्स हम लोग यूज ले रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें होमोजेनिटी को डिफाइन करना, ठीक है, और उनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना आपका डायमेंशनल एनालिसिस होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये रहेगा. डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है, वो आपकी हम लोग डिफरेंट इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, और उस इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं जिन पे वो आपकी इक्वेशन डिपेंड कर रही है, उन वेरिएबल्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ देयर आर सम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो बेसिकली इसके यूजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं. तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो फर्स्ट वन जो इसका यूज रहेगा वो आपका टू टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ एनी. सबसे मेन क्या है डायमेंशनल होमोजेनिटी. डायमेंशनल होमोजेनिटी से मीन्स क्या है कि जो भी हम लोग डायमेंशन स्टैंडर्ड्स यूज ले रहे हैं वो आपके होमोजेनिटी होनी चाहिए. उनका जो पैरामीटर है या जो उनका स्टैंडर्ड है वो आपके एक लेवल का होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे एमकेएस यूज ले रहे हैं तो एमकेएस होना चाहिए, सीजीएस है तो सीजीएस है, एफपीएस में तो एफपीएस में, और उसमें भी जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे हाई जैसे किलोग्राम से ग्राम, जैसे मास की बात करें हम तो किलोग्राम में भी होता है, ग्राम में भी होता है. तो इसी के साथ साथ जैसे अपने टाइम हो गया सेकंड्स में है, आवर्स में है, आपकी लेंथ हो गई मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, एमएम. तो ये होमोजेनिटी में आते हैं कि आपको सारी जो वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर होमोजेनिटी, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में लेनी होती है. तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, वो हम लोग इससे कर सकते हैं, अपनी डायमेंशनल एनालिसिस के यूज से उस चीज को हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कि इसमें नेक्स्ट बेनिफिट क्या रहेगा आपका. नेक्स्ट बेनिफिट है रेशनल फॉर्मूला टू डिटरमाइन या टू ऑब्टेन द रेशनल फॉर्मूला. ठीक है, जो भी आपके फ्लो मोशन है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात किसकी करेंगे, हीट ट्रांसफर की करेंगे. और हीट ट्रांसफर में आपका क्या हो रहा है फ्री कन्वेंशन, यानी फ्लूइड में जो कन्वेक्शन हो रहा है. तो बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे या जो इक्वेशंस हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में देखेंगे वो आपकी बेसिकली रहेगी फ्लूइड मोशन की. ठीक है, तो फ्लूइड मोशन में जो भी रेशनल फॉर्मूलेज होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको डिराइव करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज
करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं उनको सिग्निफाइज करना, ठीक है, और आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना आपका डायमेंशनल एनालिसिस में आता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बात करते हैं कि डायमेंशंस में क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए आप सबको पता है कि डायमेंशंस में हम लोग बेसिकली दो क्वांटिटीज को मानते हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपका क्या होता है कि द वैल्यूज विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर वैल्यूज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या आती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं अदर फैक्टर्स से, जैसे कि आपका मास हो गया, ठीक है, इसको हम लोग किलोग्राम में, ठीक है। इसके अलावा आपका लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया आपका, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज बोलते हैं, जिनको हम डायमेंशंस में एम, एल, टी और केल्विन। थीटा, इनसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिट नहीं लिखा है, टेम्परेचर केल्विन में होता है वो, ठीक है। यहाँ हम लोग उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मास में कुछ है तो एम से, लेंथ से रिलेटेड है तो एल, टाइम से रिलेटेड है तो टी, टेम्परेचर से रिलेटेड है तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ जो सेकंड क्वांटिटीज होती हैं, ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटीज हो गई। सेकंड क्वांटिटीज होती हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर सेकेंडरी क्वांटिटीज, या तो उनको हम लोग डिराइव्ड बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज और सेकेंडरी क्वांटिटीज, ठीक है, कुछ भी हम लोग इनको बोल सकते हैं, डिराइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज। डिराइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज क्या होगी, दोज वैल्यूज विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फैक्टर्स, या फिर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग जो क्वांटिटीज बना रहे हैं, जो फिजिकल टर्म्स बना रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, डिराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया आपका, ठीक है, एक्सेलरेशन है, अदर और भी वैल्यूज हैं जो कि आपकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पे जब डिपेंड होगी, तो दीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज और सेकेंडरी क्वांटिटीज। देखो डायमेंशंस जो है ये अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटी, ये बहुत बेसिक है जो कि हम लोग फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग 11th-12th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये यूनिट्स जो है आपकी, एटलीस्ट आपको जहाँ तक आप टेक्निकल में जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड कोई भी सब्जेक्ट करते हैं, तो यूनिट्स आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और स्पेशली जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट हैं तो हमारे पास में डिज़ाइन हो गया, कैलकुलेशंस हो गई, लोड कैलकुलेशंस हो गई, तो वहाँ पे बेसिक यूनिट्स की रिक्वायरमेंट और नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस जो है आपको हर एक जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या मैंने बताया अभी, कि हम लोग जो भी क्वांटिटीज यूज ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग फिनोमिना यूज ले रहे हैं या जो भी फिजिकल टर्म्स हम लोग यूज ले रहे हैं, उसमें आपकी जो क्वांटिटीज आप यूज ले रहे हैं वो वैल्यूज आपकी सेम स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, आपस में उनका जो रिलेशन है लीनियर रिलेशन होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि वैल्यूज जो उनकी आ रही हैं आपके होमोजीन करें, सेम स्टैंडर्ड्स पे आपके आए। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली एप्लीकेशन जो है, पहला है टू डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटी,
to determine the dimensions of फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि लेट सपोज आपका कोई फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है जो कि आपके x1 x2 x3 पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इनमें से लेट सपोज आपके पास x1 का आइडेंटिफिकेशन नहीं है या आपको x का यूनिट निकालना है, तो इन तीनों का जो यूनिट होगा स्टैंडर्ड वैल्यू, उसकी वैल्यूज को पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो आपका डायमेंशनल होमोजेनिटी में आता है, जो कि आपको बताता है जो कि आपको बताता है कि आपकी यूनिट क्या रहेगी, फिजिकल यूनिट हम जब ऑब्टेन करते हैं तो क्या रहेगा। ठीक है, सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए भी आपका क्या होता है, डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है आपके लिए यूज में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इसमें काम में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो फिजिक आपकी इक्वेशंस आप बना रहे हैं वह आपकी होमोजीनियस में है या नहीं है, वो भी आइडेंटिफाई करने में आपके डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, हम लोग कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हम लोग फ्लूइड में यूज में ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका डेंसिटी हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया आपका, ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, थर्मल डिफ्यूजिविटी है, इनकी यूनिट और यूनिट के अकॉर्डिंग आपके डायमेंशन सिस्टम आपको याद करने हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इनकी यूनिट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की हम लोग बात करें, ये हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है आपका, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डायमेंशन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका बनता है एम एल टी माइनस 3 एंड थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है हमें, ये वैल्यूज ही आइडेंटिफाई करनी है। तो जो बेसिक वैल्यूज हैं, जैसे आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है, आपका डिफ्यूजिविटी है, तो इनकी वैल्यूज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली दो मेथड आपके डायमेंशनल एनालिसिस के लिए होते हैं। पहला आपका मेथड होता है रेले मेथड, रेलेज मेथड, और सेकंड मेथड आपका होता है बकिंघम पाई मेथड। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। सेकंड आपका मेथड होता है बकिंघम पाई मेथड। तो बेसिकली ये दो मेथड होते हैं आपके। पहला आपका होता है रेले मेथड और दूसरा आपका होता है बकिंघम पाई मेथड। ठीक है,
बकिंगम पाई मेथड। ठीक है, तो इन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, अपने डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली क्या है आपका, कि जो आपकी फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, आपकी जो क्वांटिटीज आ रही है फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स में जो रिलेशन बन रहे हैं, उन रिलेशंस को हम लोग जस्टिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वही मेथड्स जो है आपके रेले मेथड और बकिंगम पाई मेथड हैं। ठीक है, तो पहला आपका आता है रेले मेथड। ठीक है, तो रेले मेथड क्या कहता है आपका, कि आपकी जो डायमेंशन लेस ग्रुप है, ठीक है, और उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं, उनके बीच में आपको रिलेशन निकाल के देता है। ठीक है, बेसिकली रेले मेथड जो है आपका एक यूज आता है, हम लोग बात करते हैं पहले कि लेट सपोज कि x एक वेरिएबल है। ठीक है, x इज ए वेरिएबल। ठीक है, विच इज डिपेंड ऑन द x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई वैल्यू हमने x फैक्टर ले लिया। ठीक है, जो कि आपके x1, x2, x3 एंड सो ऑन कितने भी हो सकते हैं, उन पे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे, तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या बनेगा आपका, f ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि x इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आपके इन सब पे डिपेंड कर रहा है, और x1, x2 जो है आपके नॉन डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं इसको आगे करने की। तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना, x इक्वल टू c x की पावर a, x2 की पावर b, x3 की पावर c एंड सो ऑन, जहां तक ये आपका पावर आती जाएगी। ठीक है, जहां जो भी पावर आपकी चलती जाएगी, उसमें हम लोग पावर लगाते जाएंगे। यहाँ पे c क्या है आपके लिए, c आपका जो है क्या है, यहाँ पे c आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और ए बी सी डी जो हम लोग लगा रहे हैं पावर में, ए बी सी, ये आपकी आर्बिट्रेरी पावर है। ये आपकी वैल्यूज हैं कि उनकी कितनी पावर पे, कितने उस पे, सॉरी, आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर है। ठीक है, यानी कि जैसे x1 फैक्टर है आपका, तो x1 की कितनी वैल्यूज आपकी x को जस्टिफाई या आइडेंटिटी डिटरमाइन करने के लिए काम में आ रही है, x2 की कितनी पावर आपको नेक्स्ट उसको यूज करने के लिए यूज में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और x1 जो ये हमारे हैं, ये आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि न्यूमेरिकल इस पे अगर आते हैं तो हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे उसे अटेन करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखना, न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपका एक ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स आपका है। तो ड्रैग फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से। ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए फंक्शन ऑफ, अब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वन इज डायमीटर, डायमीटर यानी कैपिटल डी। सेकेंड वेरिएबल है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी वी। थर्ड वेरिएबल आपका आता है इसमें फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी रो। ठीक है,
और फोर्थ आता है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक ड्रैग फोर्स है, ठीक है, जो कि आपका डायमीटर, वेलोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और आपके फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है यहाँ से, F डिपेंड अपॉन डी वी रो एंड म्यू, ठीक है। चार इस पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और सी डी की पावर ए और बी रो है ये आपका, और म्यू की पावर डी आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग एमएलटी सिस्टम, ध्यान रखना डायमेंशनल एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो आपको एमएलटी सिस्टम यूज करना है। एमएलटी सिस्टम ही आपका काम आएगा, चाहे आप रेले मेथड यूज ले रहे हैं, चाहे आप बकिंगम पाई मेथड यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आपके जैसे डायमीटर है, वेलोसिटी है, फ्लूइड डेंसिटी हो गया और विस्कोसिटी हो गया, तो इन चारों के लिए आपकी जो बेसिक सिस्टम है या बेसिक जो इनका यूनिट्स हैं वो हम लोग लिखेंगे। तो फोर्स F जो हो गया आपका क्या हो गया, न्यूटन में हो गया, तो इसका तो हो गया mL/t-2, ठीक है, इक्वल टू C, ठीक है। D की क्या होगी, डायमीटर, डायमीटर सिर्फ क्या होता है, लेंथ में होता है, तो L की पावर A, ठीक है। फिर आपका है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, LT-1 B, ठीक है। फिर आपका विस्कोसिटी mL-3 C, ठीक है। नेक्स्ट आपका विस्कोसिटी mL1-T-1 और D, ठीक है। तो जो बेसिक वैल्यूज हैं ये आप लोगों को याद करनी होगी, या फिर हो सकता है आपको कैलकुलेशन होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि RHS और LHS में जो आपकी MLT सिस्टम हमने लगाया है उनको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग M के लिए कंपेयर करते हैं, M के लिए कंपेयर करते हैं तो LHS में क्या है आपका 1, इसकी पावर 1 है। M इसमें क्या है, C+D, एक M तो इसका C हो गया, एक M इसकी पावर D होगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही L के लिए, L के लिए भी इधर 1, A प्लस B माइनस 3C माइनस D, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। T के लिए -2 इक्वल टू -B और -D हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर ओल्ड टर्म आती जैसे थीटा आ जाता या कुछ भी आ जाता तो हम लोग उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते, ठीक है। अब यहाँ से ये जो तीन इक्वेशंस आ रही है इन तीन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, ए बी सी की पावर हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो सी आपका आता है, सॉरी, सी हो गया 1-D, ठीक है, एक नॉर्मल है। बी आपका हो गया 2-D, ठीक है। और ए की वैल्यू भी आपकी हो गई 2-D, ठीक है। हमने एक टर्म के फॉर्म में ले लिया, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने क्या की, डी की फॉर्म में ले ली, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं हम लोग वापस अपनी ए बी सी निकाल लिया, हमने जो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी, जो आपकी बेस इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, एफ इज इक्वल्स टू सी
d की पावर 2 माइनस डी, v की पावर 2 माइनस डी, रो की पावर 1 माइनस डी, ठीक है, और म्यू की हम लोग डी रख देते हैं, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज बनेगी म्यू डी स्क्वायर वी स्क्वायर म्यू अपॉन रो वी डी की पावर डी आपका हो गया, ठीक है, और डी इक्वल टू आपका क्या ले लेते हैं हम लोग 1 हो जाएगा, ठीक है, ये डी जो भी पावर है, ठीक है, तो डी आपका 1 हो गया। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला निकल के आया F इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वी स्क्वायर म्यू, ये आपका फाइनल निकल के आएगा। देखिए हमने क्या है, अगर ड्रैग फोर्स के लिए बात करूं तो आप जब ड्रैग फोर्स को देखते हैं तो आपके पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको उसको फॉर्मुलेट गिवन होता है। हमने क्या किया है, उसकी जो वैल्यूज, जो रिलेशन आपके सामने गिवन है उसको जस्टिफाई किया है, ठीक है, तो यही जस्टिफिकेशन जो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है, डायमेंशनल होमोजेनिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने रेले मेथड की बात की। अब हम लोग आगे बात करेंगे बकिंघम पाई मेथड के लिए। तो बकिंघम पाई मेथड जो है आपका रेले मेथड का एडवांस वर्जन है। रेले मेथड में क्या प्रॉब्लम थी कि हमने जैसे ये तो 4 वेरिएबल्स थे, लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब हम इंक्रीज करते हैं तो वहां पे आपका रेले मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपके आउटपुट आना चाहिए वो आपको नहीं मिलता। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, रेले मेथड यूज लिया। प्रोसीजर ये यूज करेगा बकिंघम पाई मेथड, लेकिन इन ए डिफरेंट मैनर, ठीक है। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना इनफ है कि व्हाट इज रेले मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, रेले सर इसमें ये मेथड। जो कोर्स बेटा प्लीज, okay, so that's all for today.